everyone, welcome to my channel Knowledge Tech. I am Hina, coming with a new topic, concepts and conventions of business. जितने भी अकाउंटिंग में हमारे कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस यूज़ किए जाते हैं, सो आज इस वीडियो में मैं वो बताऊंगी। पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वहाँ से भी नहीं मिलता तो मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई हैं जो कि आप लोगों को ईजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी एंड आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा आगे अंडरस्टैंड करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग। सो अब हम कर रहे हैं कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। सो कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स हैं। ये कंसेप्ट्स बनाए क्यों गए? सबसे पहली बात तो ये कंसेप्ट्स इसलिए बनाए गए ताकि किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त कोई मिस्टेक ना हो जाए या फिर कोई एरर ना आ जाए, इस वजह से इन कंसेप्ट्स को बनाया गया। ये कंसेप्ट्स बहुत ही ईजिली हैं, बहुत ईजी टू प्रोनाउंस भी हैं एंड ईजी टू अंडरस्टैंड भी हैं। सो लेट्स मूव विद द फर्स्ट पॉइंट। पहला कंसेप्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसका मतलब क्या है? अगर मैं बिजनेस बोलूँ, बिजनेस तो सबको पता होता है बिजनेस क्या होता है, ठीक है। एंटिटी मतलब नेम, मीन्स बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में क्या हमारा बोला जाता है कि जो बिजनेस है ना और जो उस बिजनेस को चला रहा है, मतलब जो बिजनेस को चला रहा है मीनिंग ओनर, और जो हमारा बिजनेस है, बोलते हैं दोनों के दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। ये वर्ड इस पॉइंट के अंदर लिखना बहुत ज़रूरी है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि अगर फर्म के अंदर कोई गड़बड़ की जाती है, मतलब बिजनेस के अंदर या बिजनेस किसी के साथ कोई गड़बड़ करता है। अब आप लोग बोलोगे बिजनेस कैसे गड़बड़ कर सकता है? भाई इंसान थोड़ी ना है, लेकिन बिजनेस को कोई चला तो रहा है ना। अगर कोई बिजनेस की तरफ से कोई गड़बड़ या कोई इलीगल वर्क होता है तो उसके लिए सिर्फ बिजनेस ही रिस्पॉन्सिबल है, ओनर नहीं। और जो ओनर है, अगर वो अपनी तरफ से कोई इलीगल काम करता है या कोई गड़बड़ करता है तो ओनर लायबल है, बिजनेस नहीं। बिजनेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो इसके अंदर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर ये बोला जाता है ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटीज एंड बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। दोनों अलग अलग हैं। मतलब बिजनेस के अंदर जो एसेट पड़ा है, एसेट मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, होपफुली आपको पता होगा। एसेट मीन्स आर प्रॉपर्टी, ठीक है, बिजनेस की प्रॉपर्टी। सो बिजनेस के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी पड़ी है, अगर वो ओनर लेके आया है तो भी दैट प्रॉपर्टी विच इज एग्जिस्ट इन द बिजनेस वो ओनर की नहीं होगी, और ओनर की जो प्रॉपर्टी है वो बिजनेस की नहीं होगी। मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट मतलब those transactions, those are in terms of money, only that transactions are recorded। सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं जो इन टर्म्स ऑफ मनी हैं। मतलब चैरिटी, डोनेशन और किसी तरीके के गिफ्ट्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं। आपने ट्रांजैक्शन करी, आपने चीज़ ली, आपने बदले में उसको पैसा दिया, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ वही ट्रांजैक्शन होंगी जिनमें मनी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमारा ये बोलता है कि हम उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, those transactions which can be measured, you can note down it, those transactions which can be measured in terms of money are only recorded in the books of accounts।
यू कैन राइट इट लाइक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना, मनी हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो हमारा मनी होना चाहिए, नॉट अ गुड टू गुड। ओके, थर्ड है हमारा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। अब आप बोलोगे पीरियोडिसिटी अजीब सा नाम है। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट मतलब पीरियड, पीरियड मतलब 1 ईयर। किसी भी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट लेस देन और नॉट मोर देन 1 ईयर हो, 1 ईयर ही होने चाहिए, वेदर इट इज अ कैलेंडर ईयर और इट इज़ अ फाइनेंशियल ईयर, डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस और बिजनेस। सो 1 ईयर का टाइम होना चाहिए, ठीक है, 12 मंथ्स का टाइम होना चाहिए, वो चाहे कैलेंडर ईयर हो चाहे फाइनेंशियल ईयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मोस्टली फाइनेंशियल ईयर इज यूज्ड टू मेकिंग द अकाउंट्स। सो पीरियोडिसिटी हमारा क्या बोलता है कि इसको हम अकाउंटिंग पीरियड भी बोल सकते हैं, कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो हमारा 1 ईयर का होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ है हमारा अक्रूवल कंसेप्ट। ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा भी है। अक्रूवल कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है, इसको हम मर्केंटाइल कंसेप्ट भी बोलते हैं, आप इसका दूसरा नाम भी नोट डाउन कर सकते हो, मर्केंटाइल कंसेप्ट। मर्केंटाइल कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट, इसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो कैश है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए हमारी जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसके लिए। मतलब इस कंसेप्ट के अंदर हमारा होता है कि जो इनकम्स हम ले रहे हैं या जो एक्सपेंसेस हम ले रहे हैं बोथ आर इन द सेम ईयर के होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इनकम पिछले साल की ले लें और एक्सपेंसेस इस साल के ले लें, तो ऐसा नहीं होता। अक्रूवल कंसेप्ट हमारा बेसिकली क्या बोलता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है हमारा वो कैसे आता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो जो हमारे रेवेन्यू हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सेम ईयर के होने चाहिए। ऐसा नहीं ये पिछले साल का है इस साल का, नहीं, दोनों सेम ईयर के होने चाहिए। तो अक्रूवल कंसेप्ट या मर्केंटाइल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बोथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड बी सेम ईयर, एग्जिस्ट इन द सेम ईयर। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। ये भी कुछ अक्रूवल कंसेप्ट की तरह ही है। मैचिंग कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है, मीन्स आप इसके अंदर एक लाइन लिख सकते हो, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर शुड बी मैचिंग, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड बी मैचिंग। मतलब कि जिस साल के आप एक्सपेंसेस कंसिडर कर रहे हो उसी साल के आप रेवेन्यू भी कंसिडर करोगे। अब आप बोलोगे सेम ही तो हो गया, यहाँ पे भी यही चीज़ हुई, यहाँ पे भी यही चीज़ हुई। नहीं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर 2015-16 के रेवेन्यू हैं तो इसी साल के एक्सपेंसेस भी होने चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन अक्रूवल कंसेप्ट हमारा ये बोलता है कि जिस साल के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि 2015 और 16 में जो आपको रेवेन्यू हुआ आप उसी साल के एक्सपेंसेस को उसमें से माइनस करोगे। प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस को आप उसमें से माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। मीन्स ऑल एक्सपेंसेस या ऑल रेवेन्यूज whether it is received or not you should consider at this is the our revenue। अक्रूवल कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है कि whether the payment has been paid और पेबल, आपने पेमेंट देनी है या अभी दे चुके हो, उसको आपको रिकॉर्ड करना है उसी सेम ईयर पे जिस सेम ईयर पे वो एग्जिस्ट करती है। कोई रिसीव करनी है आपने पेमेंट, चाहे वो आपको रिसीव हुई है या रिसीवेबल है, अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, ठीक है, वो भी आपको उसी साल रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। मैचिंग कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है
कि जिस साल के आप रेवेन्यू कंसिडर कर रहे हो आपको उसी साल के एक्सपेंसेस भी कंसिडर करने हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मूव टू 6th पॉइंट, गोइंग कंसर्न। ये भी बहुत इजी है। गोइंग कंसर्न मतलब गोइंग मतलब चलते रहना, चलते रहना। कोई भी अगर पर्सन या इंडिविजुअल अपने बिजनेस को शुरू करता है तो क्या वो ये सोचता है कि अगले दिन मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं, वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि अगले दिन मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, वो ये सोचेगा कि हाँ मेरा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, मैं बहुत प्रॉफिट अर्न करूँगा। तो गोइंग कंसर्न का यही कहना है कि कोई भी बिजनेस अगर चल रहा है, ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो उसके अंदर बनती हैं आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट एंटरप्राइज इज गोइंग कंसर्न मीन्स कंटिन्यू इन ऑपरेशन ऑफ अ फोर्सिबल फ्यूचर। मतलब कि वो अपने ऑपरेशंस को तब तक चलाता रहेगा, मतलब वो सेल परचेज और लोन देना लेना जो भी उसके ऑपरेशंस हैं वो तब तक करता रहेगा जब तक उसका एंड ना आ जाए। लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि अगले दिन मेरा एंड आ गया। फोर्सिबल फ्यूचर मतलब जो आपने फ्यूचर अभी तक देखा ही नहीं। ठीक है, ये था हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। फिर होता है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट, इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं वो हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कंसीडर किए जाते हैं। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कि जिस कॉस्ट पे आपने उसको परचेज करा है उसका मतलब ये होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट पे आपने परचेज करा है। मशीनरी आपने परचेज करी 5 लाख की, तो आप मशीनरी को 5 लाख पर ही शो करोगे। ठीक है, तो कॉस्ट कंसेप्ट हमारा बोलता है कि द वैल्यू ऑफ एसेट इज टू बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8th, रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये कुछ हमारा कॉस्ट कंसेप्ट से मिलता जुलता है कि कॉस्ट कंसेप्ट पे हम बोलते हैं कि हम हमारे एसेट को, मतलब मैंने जो मशीनरी का एग्जांपल लिया था कि मशीनरी मेरी 5 लाख की है, ठीक है, तो मैं मेरी उस मशीनरी को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करूं, मतलब मैं अपने अकाउंट्स में उसको 5 लाख का लिखूंगी कि मैंने वो मशीनरी 5 लाख की ली है। ठीक है, रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है कि the change in the value of asset should be recorded only when business realizes। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। any change in the value of asset is to be recorded only when the business realizes। एक वर्ड मैंने आपको लास्ट में बोला, बिजनेस रियलाइजेस। अब ये मैंने जो आपको टर्म लिखवाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके एसेट की वैल्यू में कोई भी चेंज आता है आप उस वैल्यू को तभी रिकॉर्ड करोगे जब आप अपने बिजनेस को रियलाइज़ करोगे। अब रियलाइज़ का मतलब क्या होता है, रियलाइज़ करना मतलब बेचना। जब आप अपने बिजनेस को क्लोज कर दोगे या अपने बिजनेस को बेच दोगे तो आप क्या करोगे, आप अपने एसेट की वैल्यू को रीसेलेबल मतलब दोबारा आप जब उसको सेल कर रहे हो, एक बार सेल तो तब हो गई जब आपने परचेज करा, दुकानदार ने आपको सेल करी, दूसरी सेल आप करोगे। रीसेलेबल वैल्यू पे हम हमारी एसेट को तभी लिखते हैं जब हम हमारे बिजनेस को रियलाइज करते हैं। ओके, जैसे मेरी बिल्डिंग है, अब ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है बिल्डिंग की वैल्यू बढ़नी ही है, घटती भी है ऑब्वियसली, है ना। तो लगा लो आपने 5 लाख की ली, मैं कंसिडर करती हूँ बड़ी 10 लाख, लेकिन आप अपने बिजनेस में 5 लाख ही शो करोगे। 10 लाख आप कब करोगे, जब आप अपने बिजनेस को रियलाइज करोगे। ओके, 9th, ड्यूअल एस्पेक्ट।
कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट मतलब देयर इज टू एक्सपेक्ट्स, यहाँ पे दो एक्सपेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? पहला होता है हमारा डेबिट, दूसरा होता है हमारा क्रेडिट। आपने पहले भी अपनी नॉर्मल लाइफ में सुना होगा, जब आप बैंक वगैरह जाते हो या फिर आपने कहीं मैसेज पढ़ा होगा कि दिस अमाउंट इज़ टू बी क्रेडिटेड ऑन योर अकाउंट, दिस अमाउंट इज़ टू बी डेबिटेड इन योर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब कि हर डेबिट के लिए हर क्रेडिट होगा। ठीक है, ये जब आप जर्नल करोगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और अगर आप जर्नल कर चुके हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरे क्या कहने का मतलब है। मतलब मैं आपको वैसे भी समझा देती हूँ कि आपने मशीनरी परचेज करी, आपने मशीनरी परचेज करी, ठीक है। अब आपके पास क्या आया? मशीनरी। और जो दूसरा है शॉपकीपर है, उसके पास क्या गया? कैश। आपने उसको कैश दिया। तो हर डेबिट के लिए क्रेडिट होता है। अब आपको जिन्होंने जर्नल नहीं किया होगा उनको समझ नहीं आएगा, पर फिलहाल के लिए आपको यही याद रखना है, हर डेबिट वैल्यू के लिए हर क्रेडिट वैल्यू होती है। ओके, नेक्स्ट मूव टू द पॉइंट 10, कंजर्वेटिज्म। अब कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब है? कंजर्वेटिज्म का मतलब है रिकॉग्नाइज ऑल द पॉसिबल लॉसेस बट डोंट रिकॉग्नाइज ऑल द गेन्स। मतलब इसको आप बोल सकते हो प्रूडेंस कंसेप्ट, PRUDENCE, प्रूडेंस कंसेप्ट। मतलब आपकी फर्म में, आपके बिजनेस में जितने भी लॉसेस हो रहे हैं, यू मस्ट रिकॉग्नाइज इट। आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है, आपको उसको लिखना है अपने अकाउंट में कि मेरे को लॉस हो रहे हैं। ये लाइन आप नोट डाउन कर लो। ऑलवेज रिकॉग्नाइज ऑल द लॉसेस but don't recognize gains until it realizes। अब इसका मैं मीनिंग आपको बताती हूँ कि कभी भी जो भी आपको लॉस हो रहा है, आप उसको बिजनेस के उसमें नोट डाउन करो कि मुझे ये लॉस होने वाला है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके का फ़ायदा होने वाला है तो आप उसको तब तक नोट नहीं कर सकते जब तक वो रियलाइज़ ना हो जाए, मतलब जब तक वो गेन आपको मिल ना जाए। ठीक है, मतलब नुकसान हो रहा है तो आप उसको लिखो, लेकिन अगर फ़ायदा हो रहा है तो वो आप तब तक मत लिखो जब तक वो फ़ायदा आपको हो नहीं जाता। ओके, प्रूडेंस कंसेप्ट हमारा ये बोलता है। 11 पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट। आपको पता होगा कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक सीरीज में चलना, एक सीध में चलना। ठीक है, कि अगर कोई फॉर्म, अगर मैं नॉर्मल एक लैंग्वेज में बताऊं, अगर आप ऐसे चल रहे हो तो आपको एकदम सीधा चलना है, आप ऐसे 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 मत चलो, कंसिस्टेंट रहो ना, सीधा रहो। तो उसके कंसेप्ट भी यही बोलते हैं बिजनेस को कि आप कंसिस्टेंट रहो, सीधा रहो। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि बिजनेस अगर कोई पॉलिसी यूज़ कर रहा है तो उसको वो पॉलिसी बार बार चेंज नहीं करनी चाहिए, सेम पॉलिसी रखे। अगर कोई बिजनेस कोई मेथड यूज़ कर रहा है तो वो मेथड उसको कम से कम 1 साल के लिए यूज़ करना चाहिए, उसके बाद चेंज करना चाहिए अगर उसको उस मेथड से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या जिस पर्पस के लिए उसने उस मेथड को यूज़ किया था वो पर्पस उसको नहीं मिला। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन एक मेथड यूज़ कर लिया फिर वो मेथड हटा दो, दूसरा मेथड लगा दो। नहीं, कंसिस्टेंट रहो, एक मेथड यूज़ करो फिर दूसरा मेथड यूज़ करो अगर वो आपको फ़ायदा नहीं लगता, बट रीज़नेबल टाइम, एक रीज़नेबल टाइम होना चाहिए। ठीक है,
1 ईयर, मैक्सिमम आपको 1 ईयर तक तो उस मेथड को लगा के रखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि वो मेथड काम कर भी रहा है कि नहीं। ओके, 12th है मेरा मटीरियलिटी। मटीरियलिटी कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है? मटीरियलिटी कंसेप्ट में होता है फुल डिस्क्लोजर। आपके उसमें एक कंसेप्ट अगर होगा और होगा तो वो यही होगा, फुल डिस्क्लोजर। तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब यही होता है कि कोई भी अगर मटेरियल फैक्ट है, कोई भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो यू शुड बी डिस्क्लोज इट, आपको उसको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। कोई भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके इन्वेस्टर्स को, आपके शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए, तो आप उसको डिस्क्लोज करो ताकि उनको पता चले, ठीक है। तो मटीरियल फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड अंडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, उसको छुपा के नहीं रखना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आप कोई मेथड अपना रहे हो, उसी मेथड को आप चेंज कर रहे हो, तो आपको बताना चाहिए कि मैंने ये मेथड चेंज करा है, इस वजह से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। अपने आप को इन्वेस्टर्स को बताना है, ठीक है। तो मटीरियलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी मटीरियल फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना है, आपको उसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। कोई भी रेलेवेंस इंफॉर्मेशन जो आपके इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए, तो वो आपको उनको प्रोवाइड करनी है, ओके। तो दीज आर ऑल कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। So I hope you like this video and you can easily understand the concepts of accounting. So please like this video and subscribe my channel for more update and bell icon को ज़रूर प्रेस कर देना। Thank you.